Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की डिस्कस करनी है, यानी नेचर कार्बन का डिस्कस करना है, और वो होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत यूनिक रखता है, जिसकी वजह से पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर बेस्ड है और नियर अबाउट 5 मिलियन से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 5 मिलियन से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स बन चुके हैं और पॉसिबल हैं। उसका रीज़न है कि कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो वो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर जो होता है वो होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन। इस सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन को एक और नाम दिया जाता है, इस नेचर को नाम दिया जाता है कैटिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से और तीसरा कार्बन सो ऑन, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले कार्बन से जुड़ता चला जाता है और ये इतनी लंबी चैन बना सकता है, ये बहुत बड़ी लंबी कार्बन की चैन फॉर्म हो सकती है। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन नेक्स्ट से और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट से और नेक्स्ट, और इस तरीके से सो ऑन चलता चला जाता है। यानी कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन से कार्बन तब जुड़ता है तो एक बहुत लंबी कार्बन की चैन फॉर्म कर लेते हैं। सर ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? तो ये यूनिक प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, जबकि दूसरे एलिमेंट ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। ये कार्बन की चैन, कार्बन 20, कार्बन 60, कार्बन 100 से भी अबव कार्बन की चैन जा सकती है। और अभी आपने लास्ट क्लास में एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में पढ़ा था कार्बन 60, तो 60 कार्बन आपस में जुड़ गए थे। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू का 60 कार्बन आपस में जुड़ गए थे और कार्बन की बहुत लंबी, 60 से भी ज़्यादा लंबी चैन बन सकती है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स ऐसी वर्सेटाइल नेचर नहीं रखते हैं। अगर आपको पता है तो कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है और कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम होता है। तो अगर इनकी हम कहेंगे कि क्या, हमने पढ़ा है कि अगर एलिमेंट एक ही ग्रुप में, सिमिलर ग्रुप में होते हैं तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जैसे कार्बन सेल्फ लिंकिंग, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर लंबी से लंबी चैन फॉर्म कर रहा है और एक बहुत बड़ा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, क्या सिलिकॉन भी कर सकता है? तो सिलिकॉन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है कि एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से और दूसरा सिलिकॉन तीसरे सिलिकॉन से बहुत लंबी चैन फॉर्म कर सके, यानी सेल्फ लिंकिंग बहुत लंबे टाइम तक कर सके। सिलिकॉन के अंदर मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम 9 सिलिकॉन्स आपस में जुड़ सकते हैं और उससे आगे सिलिकॉन्स नहीं जुड़ पाते हैं। तो सिलिकॉन्स अगर जुड़ना है तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू, यानी सिलिकॉन की केवल 9 सिलिकॉन्स की चैन बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। जबकि कार्बन क्या है? बहुत लंबी कार्बन की चैन, 100 नियर 100 और 100 से भी अबव या उससे भी बहुत ज़्यादा लंबी एक कार्बन की चैन फॉर्म कर सकता है। तो दिस इज़ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और इस कार्बन का लंबी से लंबी चैन का फॉर्म करना और एक नया मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाना, यही स्पेशल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन या फिर कैटिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो पहले ये समझते हैं, और कार्बन ही ऐसा क्यों है कि ये सेल्फ लिंकिंग करता है, तो उसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। तो डेफिनेशन कहती है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग with atoms of the same elements is known as catenation। क्या लिखा हमने डेफिनेशन में? क्या कवर किया हमने? कहा द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। यानी एक एलिमेंट उसी सेम एलिमेंट की बार बार रिपीटेशन करे और एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल बना ले, चैन बना ले, उसी को क्या बोला जाता है? सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी बोला जाता है या फिर कैटिनेशन बोला जाता है। और ये कैटिनेशन केवल और केवल कार्बन के अंदर वर्सेटाइल नेचर होता है कि वो लंबी से लंबी कार्बन की चैन बना सकता है। अब क्वेश्चन आता है रीज़न क्या है कि कार्बन ही ऐसा वर्सेटाइल नेचर दिखा रहा है? मीन्स सिलिकॉन ने केवल 9 सिलिकॉन्स आपस में जुड़े और उससे आगे नहीं जुड़ पाते हैं। तो उसका रीज़न है, कैटिनेशन का रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन।
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का साइज़ छोटा होता है। अगर मैं अपने इसके कार्बन के ग्रुप में बात करूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन और लेड, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी होता है का, शी, गए, सन, पंडित। तो यहाँ कार्बन जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, और आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट साइज में अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है। तो कार्बन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, तो कार्बन छोटा होता है। पहला रीज़न तो यह है कि कार्बन का साइज स्मॉल होता है, और दूसरा it forms strong covalent bond. It forms strong covalent bonds on self linking. सेल्फ लिंकिंग करने पर ये क्या करता है, जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से लंबी से लंबी चैन बन पाती है। वहीं सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होता है, और बॉन्ड की जैसे जैसे साइज़ सिलिकॉन का बड़ा होता है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है, और ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से सिलिकॉन ज़्यादा लंबे चैन नहीं फॉर्म कर पाता। इसी तरीके से जर्मेनियम का साइज़ सिलिकॉन से और बड़ा होता है, और जर्मेनियम तो मैक्सिमम 2 ही जर्मेनियम, एक जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम से जुड़ता है, थर्ड जर्मेनियम को भी आपस में नहीं जोड़ पाते हैं, सेल्फ लिंकिंग नहीं कर पाते, तो उसका रीज़न साइज़ और बढ़ जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो कार्बन कैटिनेशन करता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका स्मॉल साइज़ और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, सेल्फ लिंकिंग करना। अब जब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता है तो बनने वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टेबल। बनने वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल। तो एक्चुअल में कार्बन के अंदर ये वर्सेटाइल नेचर होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन या फिर कैटिनेशन, कार्बन की लंबे से लंबी चैन बनने की प्रॉपर्टी। सेकंड जो वर्सेटाइल नेचर है, सेकंड वर्सेटाइल नेचर होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन जो है, कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है। टेट्रा माने होता है स्टूडेंट 4, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों होती है कार्बन की वैलेंसी 4? तो कार्बन के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि शेल में इतना स्ट्रेंथ नहीं होती है, न्यूक्लियस क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन की लूजिंग करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करता है। तो एक्चुअल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, और जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है 343.7 किलो जूल पर मोल। तो ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं तो कार्बन से मिलकर बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। जैसे हमने अभी पीछे लास्ट क्लास में डायमंड पढ़ा था, बहुत स्टेबल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या कार्बन बॉन्ड से ज़्यादा होती है, कम होती है? तो इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कार्बन बॉन्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है और हाईएस्ट होती है। अब ज़्यादा क्यों होती है? तो क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, तो इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कार्बन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वर्सेटाइल नेचर दिखाता है। लेकिन कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करता है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। और कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इनसे भी ज़्यादा होती है। तो कार्बन जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड फॉर्म करता है तो कार्बन का कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, स्टेबल। इसलिए नेचर में बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। बारी आ रही है टेट्रावैलेंसी की। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि अकेला एक कार्बन
4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, सॉरी लूज़ करके नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके वो क्या बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और 4 कोवेलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है कि बनने वाला मॉलिक्यूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो काफ़ी स्टेबल होता है। तो इसको यानी कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाने को क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं CH4। तो CH4 में अगर हम बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहीं हाइड्रोजन के, ईच हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हर हाइड्रोजन को डुप्लेट फुलफिल करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। वहीं कार्बन क्या करेगा, इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करेगा और क्या बना लेगा, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। तो इन शॉर्ट कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। और ये क्या था, ये एक वर्सेटाइल नेचर है कि कार्बन के साथ तो रिएक्ट करता ही है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर भी कंपाउंड फॉर्म करता है, और कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। वहीं कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। कार्बन अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से हमें वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के देखने को मिलते हैं, तो ये 2 वर्सेटाइल नेचर थे। तो पहला नेचर था सेल्फ लिंकेज, यानी लंबी से लंबी कार्बन की चैन का फॉर्म करना कार्बन के थ्रू, और दूसरा था टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो कोई सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड फॉर्म करता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है, कोवैलेंसी बोला जाता है। और यहाँ कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है, ये 4। तो एक्चुअल में कार्बन टेट्रावैलेंसी को हम कहें कि शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, जो कि एक यूनिक है। मैक्सिमम दूसरे एलिमेंट 4 बॉन्ड इजीली नहीं बना पाते हैं और सिमिलर एलिमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं। तो इसकी वर्सेटाइल नेचर होने का रीज़न साइज़ का छोटा होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करना और स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाना, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है। तो आपने इसको देख लिया होगा, दिस इज़ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब जब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हम लोगों को समझ में आ जाता है तो इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म की, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म के केस में क्या क्या हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइसो माने होता है बच्चों सेम, ठीक है, और मर्स माने होता है यूनिट। जब यूनिट सेम हो और कंपाउंड्स अलग अलग हों तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो चलिए डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स के लिए अगर हम डेफिनेशन कवर करें तो हम कहते हैं कि दोज केमिकल कंपाउंड्स, दोज कार्बनिक कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड्स, those chemical compounds of carbon which are having same molecular formula, but different structure, which are having same molecular formula but different structures are called as isomers, and this phenomenon is also known as आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि वो केमिकल कंपाउंड, कार्बन के वो कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, जिनके पास मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को जब फार्मूला सेम हो, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग आए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमेरिज्म।
एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिया C5H12, C5H12 ये है कार्बन। देखिए 5 कार्बन को अभी हम IUPAC में अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा नेमिंग करना, लेकिन अभी फिर भी हल्का सा बता रहा हूँ कि 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं। और अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम है पेंटेन, इस मॉलिक्यूल का नाम है पेंटेन। जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, और सारे 12 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, तो हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, अभी तो केवल आपको आइसोमेरिज्म बता रहा हूँ, तो इसलिए केवल डायरेक्ट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये कार्बन देखिए आप 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, पेंटेन का फॉर्मूला है जिसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और मॉलिकुलर फार्मूला तो हमारा यही है, लेकिन इस पेंटेन को आप देखिए कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हर कार्बन टेट्रावैलेंसी, हमने कहा कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, और कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। तो हर कार्बन, ईच कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, हर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। अब बारी आती है कि हमने डेफिनेशन में कह रहे हैं कि जब केमिकल फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो। देखिए पहले तो एक स्ट्रक्चर ये मिली, अब अगर मैं 5 कार्बन को कुछ इस तरीके से यूज कर लूं, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से यूज कर लूं, और हर जगह कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म करे, और कार्बन भी उतने ही हो और हाइड्रोजन भी उतने ही हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाएगा आइसोमर्स। अब आप देखिए यहां पर, देखिए क्या होगा कि अगर मैं यहां काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या है, C5H12। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, C5H12। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पेंटेन, क्योंकि पेंट क्यों, सारे बॉन्ड 5 कार्बन है और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो पेंटेन। और इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, या आइसो ना कह के चलिए मैं IUPAC नेमिंग बनाता हूं इसकी, तो ये होगा 2 मिथाइल, इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे, ये नाम कैसे बना, तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास में IUPAC सीखेंगे और वहां बताऊंगा नाम कैसे बना। तो आप देखिए कि केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C5H12, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला भी क्या है, C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है। यहाँ पर 5 कार्बन की सिंपल चेन बन रही है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4, और फिर ये चेन ब्रांच हो गई, इसकी ब्रांचिंग हो गई, 5th कार्बन ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब स्ट्रक्चर अलग हो, जब स्ट्रक्चर अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ये स्ट्रक्चर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स। और ये फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो आगे आपको समझ आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कि जब कोई कार्बनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। और उन कंपाउंड्स को जो जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आइसोमर्स। तो इस तरीके से आइसोमर्स कंप्लीट होता है। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको आइसोमर का और करा देता हूं, फिर आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आइसोमर्स के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि आइसोमर्स के केस में कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैंने ले लिया, एक और एग्जाम्पल आपका ले लिया, ये है C4H10, C4H10। मैंने कहा, अभी कहा, बताया था आपको IUPAC नेमिंग सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अभी जनरल बता रहा हूँ। 4 कार्बन को हम लोग यहाँ पर ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये बट नहीं है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। और इस मॉलिक्यूल के अंदर जब सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हम सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो इसका नाम है, C4H10 का नाम है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन की स्ट्रक्चर में बनाऊं तो पहले क्या कर सकता हूं, 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दूं और 10 हाइड्रोजन्स को सिंगल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हो गया C4H10, यानी ये है ब्यूटेन।
क्योंकि इसके साथ कोई भी चेंज नहीं है तो आप इसको एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, एन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, आप देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, और कार्बन टेट्रावेलेंट है, हर जगह 4 बॉन्ड फॉर्म बना रहा है। यानी यहाँ पर कितने की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी 1 1, यहाँ कितने की 1 1, यहाँ कितने की 1 1, यहाँ कितने की 1 1, तभी तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कोवेलेंट बॉन्ड, जब 1 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी। इस तरीके से ये C4H10 का कंपाउंड बना और इसका नाम था एन ब्यूटेन। वहीं पर इसको थोड़ा सा ब्रांच कर दें अगर हम, एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन यहाँ आ जाए, और हाइड्रोजन 10 ही हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। आप देखिए अभी भी कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन C10, यहाँ 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन C4H10। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा आइसो। अभी आइसो क्यों आया ये तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि नेमिंग मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, नॉर्मल से क्या हो गया आइसो। ठीक है, और अगर मैं इसके IUPAC नेमिंग करता हूँ तो इसका नाम बनता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नाम में अभी आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से नाम बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही IUPAC कराने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट अभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसका फॉर्मूला C4H10, इस कंपाउंड का फॉर्मूला भी C4H10, लेकिन इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन और इसका नाम ब्यूटेन, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। तो ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो कार्बन के वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आए तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब आइसोमर्स आपको समझ में आ गए हैं कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। तो अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स की, कि ये आइसोमर्स कैसी कैसी प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं वो देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स में। फर्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमर की डिस्कस करेंगे, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है जो डेफिनेशन कहती है कि क्या, कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी में आइसोमर्स कहते हैं दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन दे एग्जिस्ट, they show similar property when they exist same functional group। अगर ये सेम फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जैसे फंक्शनल ग्रुप, देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब है, जैसे यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था, अभी जो पीछे कंपाउंड्स बनाए हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप था आपका सिंगल बॉन्ड। जब मॉलिक्यूल सेम है C4H10 है और इसका एक कंपाउंड बना था ये वाला, एक कंपाउंड फॉर्म किया था हमने ये वाला, ठीक है, और एक कंपाउंड फॉर्म किया था हमने ये वाला, और दूसरा कंपाउंड फॉर्म किया था हमने ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म किया था जिसको हमने बोला था 2 मिथाइल प्रोपेन और ये था ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिए जब नाम के पीछे एन आए
नाम के पीछे इन आए, नाम के पीछे आइन आए या इनकी जगह ओल आए, तो ये सब क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में वो भी बताऊंगा। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो यहाँ दोनों के फंक्शनल ग्रुप आप ये समझिए कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या थे, एन, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसके पीछे, इसके नाम के पीछे क्या लगा, 4 कार्बन थे तो ब्यूट, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, एन। इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन चारों कार्बन की पोजीशन अलग है, तो हमने बोला 2 मिथाइल, और चैन कितने कार्बन की थी, 3 कार्बन की, तो इसलिए हमने बोला 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो नाम लिया एन। तो क्या है कि ये है फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ भी एन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है। थोड़ा सा ग्रेडेशन आता है, थोड़ा सा ग्रेडेशन का मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है आइसोमर्स की कि अगर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो क्या होगा अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग यहाँ बात करते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी होती है टू आइसोमर्स can have different boiling point. Two isomers can have different boiling point. यानी बच्चों दो आइसोमर्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया था आपका C4H10 का, लो मैं परमानेंट बना देता हूँ यहाँ पे, बार बार मिटाता नहीं, कि C4H10 के लिए मैंने एक कंपाउंड ये बना दिया था अभी आपके लिए, जहाँ पर 4 कार्बन की चैन थी और सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, और इसको हम बोल रहे थे ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन, जिसको हमने बोला नॉर्मल ब्यूटेन। वहीं पर 3 कार्बन की चैन थी और चौथा कार्बन ब्रांच हो गया था, 4th कार्बन ऊपर बना देता हूँ, ब्रांच हो गया था, तो इस मॉलिक्यूल को हम बोल रहे थे 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसकी IUPAC नेमिंग करने के लिए रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से नेमिंग होती है। जब आप वो रूल्स आ जाएंगे तो नेमिंग भी आ जाएगी, नेक्स्ट क्लास में रूल्स ही करने हैं। तो ये है, और इसका फॉर्मूला क्या है दोनों का, तो C4H10। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये 2 आइसोमर्स हैं, इसके 2 आइसोमर्स हैं, इस फॉर्मूले के 2 आइसोमर्स हैं, तो कैन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको, कि अगर कार्बन की चैन लंबी से लंबी है तो जितनी लंबी कार्बन की चैन उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। अगर कार्बन की चैन ब्रांच हो गई, यानी ये कार्बन उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, जैसे ये वाला कार्बन इस मॉलिक्यूल में देखिए आप उठा के यहाँ रख दिया, तो मॉलिक्यूल को ब्रांच कर दिया, मीन्स छोटा कर दिया। और अगर जितना मॉलिक्यूल जितना ब्रांच होता जाता है, छोटा होता जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होता जाता है, क्योंकि एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, सरफेस एरिया पर। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, इसका सरफेस एरिया कम कर दिया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो ये थर्ड लाइन कह रही है 2 आइसोमर्स, ये जो 2 आइसोमर्स है, कोई भी किसी भी कंपाउंड के जो 2 आइसोमर्स होंगे कैन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होने का रीज़न क्या है कि उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, और स्ट्रक्चर अलग अलग होने से उनमें से एक मॉलिक्यूल ब्रांच हो जाता है। जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा ब्रांचिंग करेगा, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। यानी ब्रांच, यहाँ 4 कार्बन की चैन थी, यहाँ कितनी कार्बन की चैन रह गई, 1 2 3, एक ब्रांच कम हो गई, ऊपर आ गई, तो वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। 4th प्रॉपर्टी की यहाँ बात करते हैं, तो हम कहते हैं आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड के फंक्शंस को डिसाइड करता है, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। हालांकि इस बात को मैं, देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप, आपको IUPAC नेमिंग, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप और IUPAC नेमिंग ही करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बात कर रहे हैं। तो अगर वर्ड आ गया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी 2 आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल, एक एटम का ऐसा ग्रुप
जो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ के फंक्शंस को डिसाइड करे, वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने एक फार्मूला लिया C3H6O, ठीक है, ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। अब इस C3H6O से मैंने एक कंपाउंड बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखिए कितने कार्बन? 3, 1 2 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4। अगर मैं इसको खोल दूँ, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसको भी एक्सपेंड कर दूँ तो क्या होगा? 3 हाइड्रोजन और कैसे दिखाऊंगा? ऐसे। तो यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको मैंने कॉम्पैक्ट करके कैसे लिखा है? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ऐसे मैंने इसलिए बता दिया कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। हमेशा हर एक बात आप समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर कार्बन कहीं पर भी हो, वो बॉन्ड 4 फॉर्म ही करेगा। अगर वो 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका मॉलिक्यूल, आपका कंपाउंड गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसी से एक और फार्मूला हमने फॉर्म किया, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, यानी इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हैं, फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा है, और ये वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1। अब आप देखिए कितना? C3 1 2 3 1 2 3 कार्बन 3, H6 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो और इसको एक्सपेंड करें तो कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये फिक्स है कि मॉलिक्यूल में कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। यहाँ पर है ये फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर है ये फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को आगे बताऊंगा स्टूडेंट, इस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ तो आगे बताऊंगा, बस अभी यहाँ बता रहा हूँ को इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। जब कहीं CO आ जाता है तो उसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, और कहीं पर CHO, ये जो है CHO, इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है, और वैसे क्या है? CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप, इसका नाम क्या बनेगा? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन बोलते हैं, और एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, तो ये है प्रोपेनल। इसी तरीके से यहाँ पर 3 कार्बन हैं तो प्रोप बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन बोलते हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एन बोलते हैं। और अगर ये कीटोन ग्रुप हो तो इसको लगता है ओन, तो ये है प्रोपेनॉन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आइसोमर्स यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हों, ये 2 आइसोमर्स बने इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, एक आइसोमर ये बना, एक आइसोमर ये बना, उतने ही कार्बन उतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ है, उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये दूसरे के आइसोमर्स हैं। लेकिन एक आइसोमर्स कैसा बना? जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और एक आइसोमर ऐसा बना जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो वो यही कह रहा है कि 2 आइसोमर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आइसोमर्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को भी रख सकते हैं और सेम फंक्शनल ग्रुप को भी रख सकते हैं। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे अभी सिंगल बॉन्ड वाला था, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, और फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका एग्जाम्पल बन गया था। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि एल्केन्स कैन फॉर्म isomers, alkane can form isomers when they have 3 carbon atoms। यानी अगर सिंगल बॉन्ड वाला आइसोमर बनाना है, एन वाला आइसोमर बनाना है, एल्केन वाला, एल्केन माने सिंगल बॉन्ड, एल्केन माने होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड वाला आइसोमर बनाना है तो आपको कम से कम 4 कार्बन चाहिए। अगर आपके पास केवल 3 कार्बन है तो उससे आइसोमर्स कभी नहीं बनेगा, ये इस लाइन में बताया जा रहा है। एल्केन माने सिंगल बॉन्ड वाले आइसोमर्स,
सिंगल बॉन्ड वाले आइसोमर्स कैन फॉर्म आइसोमर्स, केवल एल्केन तभी आइसोमर फॉर्म होता है जब वहाँ चैन के अंदर यानी टोटल कार्बन कितने हो, 3 से ज़्यादा। जैसे ये 4, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको C4H10, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया C5H10, लेकिन मैंने C3 का एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल या आइसोमर फॉर्म नहीं होता है। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो होप इसके आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी मैं आइसोमर की यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो लास्ट प्रॉपर्टी है आइसोमर की कि आइसोमर्स हैव सेम एटॉमिक वेट एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स क्या कह रहा है वो इस प्रॉपर्टी में कि आइसोमर्स, जैसे ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इन आइसोमर्स में सेम एटॉमिक वेट होगा। सेम एटॉमिक वेट क्यों होगा, क्योंकि कार्बन कितने कार्बन है, ये कितने कार्बन से मिलकर बना है 4, ये कितने कार्बन से मिलकर बना है 4, तो 4 कार्बन का वेट कितना होगा 12। एक कार्बन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है 12 और इंटू 4। ये कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना है 10, ये कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना है 10, तो एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 और इंटू 10, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 48 प्लस 10, यानी ये हो गया आपका 58। तो 58 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एटॉमिक वेट या इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इस फॉर्मूले का 58। तो इसका कितना होगा, इसमें भी तो उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन है, तो इसका भी कितना होगा 58। तो वो यही बात तो कह रहा है कि आइसोमर हैव सेम एटॉमिक वेट। अगर उनका फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है तो स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एटॉमिक वेट सेम होगा, उनका एटॉमिक वेट सेम होगा और सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। दोनों के अंदर एटम्स भी सेम होंगे। यहाँ कार्बन के कितने एटम हैं 4, यहाँ टोटल कार्बन के कितने एटम हैं 4, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 10, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 10। तो अगर आइसोमर्स हैं, अगर कोई 2 आइसोमर्स हैं तो उनका एटॉमिक वेट और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था किसका, C3H6O का, और इसका एक आइसोमर बनाया था CH3COCH3, है ना, और एक आइसोमर बनाया था CH3CH2CHO। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग थे, भले ही फंक्शनल ग्रुप अलग हों, लेकिन अगर मैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, एटॉमिक वेट निकालूंगा, तो क्या आएगा सेम। कार्बन कितने हैं 12 इंटू 3, हाइड्रोजन कितना है 1, कितने हैं 6, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, बताइए ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो होता है 16। तो 12 3 जा 36 प्लस 6 प्लस 16, तो आप इसको करोगे तो 42 और 16, 42 और 16 आपका हो जाएगा 58। तो ये कितना आया 58। तो इसका मास भी देखो, लक बाय चांस उसका भी 58 ही आया। तो यहाँ अगर आप निकालते हो तो यहाँ भी 58 ही आने वाला है और यहाँ भी 58 आने वाला है। तो क्या मतलब है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर्स का एटॉमिक मास भी या मॉलिक्यूलर मास भी सेम आता है और उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, गिनती में एटम्स सेम है। यहाँ भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आइसोमर्स होते हैं। अब मैं आपको पूरा एक बार में रिव्यू दे देता हूँ क्या, कि हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को डिस्कस किया। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है और बहुत लंबी से लंबी कार्बन की चैन बना सकता है। उसका रीज़न है साइज़ छोटा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल ज़्यादा लंबी कार्बन की चैन नहीं बना पाते हैं उसी ग्रुप के। दूसरा सेल्फ लिंकेज को हम स्कैटिनेशन भी बोलते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी हमने कहा टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन कहीं भी किसी भी फॉर्म में होगा, किसी भी कंपाउंड में होगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हर कंडीशन में 4 बॉन्ड ही बनाएगा और उस 4 बॉन्ड के बनाने को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। और टेट्रावैलेंसी की वजह से ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है। ठीक है, वहीं पर हमने कहा आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उनको आइसोमर्स बोला जाता है। आइसोमर्स की जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। नेक्स्ट क्लास में आपसे IUPAC यानी हाउ टू मेक द नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के मॉलिक्यूल्स का नेमिंग कैसे करते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे वो डिस्कस करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।